हाँ, तो साथियों नमस्कार सबको। आज फिर अपन हाजिर हैं शाम 5 बजे वाली क्लास में। कल तो बारिश हुई है ना? हल्की-फुल्की बारिश तो हुई है ना? और कुछ ठंड भी बढ़ी है। ध्यान रखना अपना खुद का, क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा सर्दी-जुकाम हो रखा है, तो थोड़ी आवाज़ जो है वो भारी हो गई है ना? थोड़ा हो सकता है आपको आवाज़ में ऐसे लगे कि आज सर इतने भारी-भारी कैसे बोल रहे हैं। खुद का ध्यान रखना, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और इस समय आपके सामने जो लक्ष्य है, उसमें अगर आपके पास एक दिन भी खराब होता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। शेड्यूल ऐसा बनाओ जिसमें आप केवल केवल साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सेकंड लैंग्वेज में आपने अगर संस्कृत और अंग्रेजी ले रखा है, तो वो भी पढ़ना है। आपका सब्जेक्ट भी पढ़ना है। और एक बात का ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट कवर करना है, ना कि जो टॉपिक आपको अच्छा लगे वही पढ़ते रहना। यूनिट वाइज टॉपिक देखो और क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, जैसे मान लो 1 यूनिट में अगर 5 टॉपिक दे रखे हैं, तो पाँचों से एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना है। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि जिनको जो टॉपिक अच्छा लगता है वो तो पढ़ते रहते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको देखते ही नहीं है। और एग्जाम में ये भी होता है कई बार कि जो टॉपिक आपने जबरदस्त तैयार किया है, उसमें से एक प्रश्न आना है और वो भी कंफर्म नहीं है कहाँ से पूछेंगे। तो सिली मिस्टेक हो जाती है, तैयार किया हुआ टॉपिक भी बाय मिस्टेक गलत आंसर इंसान कर देता है उसमें भी। ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि डेली अपन क्विज भी डालते हैं, क्वेश्चन भी डालते हैं, उनको भी थोड़ा सा किया करो। वही क्वेश्चन डालता हूँ जो रेगुलर एग्जाम में आते हैं। जैसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये जो प्रश्न है शायद राजस्थान के हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम। थोड़ा गला खराब है भाई, है ना? हर एक एग्जाम में ये प्रश्न आता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी प्रश्न डाल रहा हूं वो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, वही मैं डाल रहा हूं। बार बार रिपीट होते हैं, कोई नए प्रश्न तो बनते नहीं है, क्योंकि जो इतिहास है वो वही है। हाँ, पैटर्न अलग होता है। बच्चे सोचते हैं कि नहीं कुछ अलग पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। बस इतना याद रखना कि जो पूछा गया है वो आपको 100% श्योर हो। अगर एग्जाम से पहले आपको थोड़ा सा भी शक रह गया ना पढ़ाई पे, तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो वो आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा कि नहीं यार, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, 1919 नहीं होगा, 1920 कहीं मेरे याद आ रहा है 1920 भी था। कंफ्यूज करेगा माइंड आपको। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो जो आपके नोट्स हैं उनको आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। और जो पढ़ लिया ना, बेफिक्र हो कि ये पढ़ो कि जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में सब कुछ वहीं से आएगा, और आएगा भी वहीं से। बस ये याद रखना कि जो आया है वो सही करके आए, जो नहीं आ रहा उसका कोई इश्यू नहीं है। एक सफलता का राज आपको मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो चाहे आप कैसी ही नोटबुक ले आओ, किसी गुरुजन से पढ़ लो, उसमें मैं ये कहता हूं कि आपने अगर ईमानदारी से पढ़ा तो 80 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे। और अगर ये 80 क्वेश्चन आपने बिना गलती के सही कर दिए, तो आप उसमें सेलेक्ट हो। लेकिन होता क्या है कि इन 80 में से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो श्योर गलत होते हैं। आपको पहले एग्जाम हॉल में पता चल जाता है कि यार मैंने गलत इसका कर दिया। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, तो फिर एक क्वेश्चन और हो जाता है। कोई पूछता है कि यार इसमें क्या होगा, अरे यार ये होगा, अरे नहीं इसको देख प्रश्न क्या पूछा है। 5 हो गई। फिर आप बस में बैठोगे, घर आओगे, फिर आंसर की चेक करोगे यूट्यूब पे जाके, तो आपके कम से कम 3 प्रश्न और बढ़ जाएंगे। तो 4 और एक 5 और 3 8% जो थे वो आपके गलत हो गए, जो आपको आता था उसमें से। अरे 20 क्वेश्चन तो आपको आ ही नहीं रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी इनमें तो। लेकिन जो 80 आ रहे थे उसमें भी 8 गलत कर दिए, इसका मतलब कहां पहुंच गए, 72 पे। और 72 पे सिलेक्शन नहीं होता है।
जो पढ़ता है ना, और वो सिलेक्शन से जो वंचित रहता है, वो मात्र कुछ अंकों से ही रहता है, ज्यादा से नहीं रहता है। मान लो 76 मेरिट गई है और 72 आए तो रह गया ना नजदीक। लेकिन मान लो किसी के 76 मेरिट गई है और नंबर आ रहे हैं 56, तो भाई साहब तुक्के से आए, पढ़ाई नहीं की उसने। तो कुछ अच्छी बातें हैं, एग्जाम से पहले बताऊंगा। समय ज्यादा नहीं लेकर अपन टॉपिक शुरू करेंगे। देखो, मनोविज्ञान क्या पढ़ा हमने? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की कंप्लीट जानकारी हमने की कि मनोविज्ञान शब्द कैसे कैसे बना है और किस भाषा का है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, हमने कंप्लीट पढ़ा था। मनोविज्ञान की प्रथम वो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हमने देखी थी, वो विलियम वुंट ने स्थापित की थी 1879, जबकि भारत में 1916 में स्थापित हुई। किसने की थी? एन सेनगुप्त ने, भारत में। सारी बातें हो गई। फिर हमने पढ़ा था कि इसी की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत कौन करता है? रूसो। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन था? थॉर्नडाइक। पढ़ा था ना। फिर हम बात करते हैं कि शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूक्यो से बना है। और इसकी परिभाषाएं हमने देखी थी, तो हमने देखा था कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। और शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की बात किसने की थी? महात्मा गांधी। और स्वाभाविक और विरोधहीन विकास किसने किया था? तो ये बातें जो हमने की थी, ये शिक्षा की परिभाषाएं की थी। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी हमने की थी। और फिर हमने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमने परिभाषाएं कंप्लीट करने के बाद और इस टॉपिक को विराम दे दिया था। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा कौन सा, आप बताओ? वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। जैसे हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है, वैसे ही बाल मनोविज्ञान। इसका मतलब, बाल का मतलब बालक, बालक। और मनोविज्ञान का आपको पता ही है, खूब अच्छे से मैंने पढ़ाया आपको। मनोविज्ञान यानी कि ये जो बालक है, एक छोटा सा जो बच्चा है, इस छोटे से बच्चे के, इस बालक के मनोविज्ञान का क्या महत्व है? मनोविज्ञान का क्या महत्व है? तो इस बारे में जब रिसर्च हुए, तब पता लगा कि जब बालक जो है ये जन्म लेता है, और जन्म लेने से जब बच्चा प्रौढ़ अवस्था तक आता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। और जो परिवर्तन होते हैं वो सभी बालकों में अलग अलग होते हैं। तो उन परिवर्तनों को समझने में तथा उसके सर्वांगीण विकास में, उसका शारीरिक विकास अच्छा हो, उसका मानसिक विकास अच्छा हो, उसका संवेगात्मक विकास अच्छा हो, उसका भाषागत विकास अच्छा हो, इसके लिए व्यक्ति कौन कौन से प्रयास करे, जिससे ये बालक जो है ये एक अच्छा नागरिक समाज का बन सके। और एक समाज का अगर अच्छा नागरिक बनेगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ये जो बालक है, इस बालक के लिए मनोविज्ञान कितना हेल्पफुल हो सकता है, तो ये जब रिसर्च हुए तो पता लगा। फिर हमने इसका नाम रख दिया बाल मनोविज्ञान। लेकिन इसकी शुरुआत तो कहीं से हुई होगी, तो वो अपन देखते हैं। क्योंकि जब अपने को शुरुआत का ही नहीं पता होता है, तो अपन जैसे मान लो अपने को पता ही नहीं है, अपन नीचे नींव हमने कितनी भरी है, तो हम उसके ऊपर मंजिल थोड़ी तैयार कर सकते। अब देखो शुरुआत क्या होती है, वो देखते हैं अपन इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, बाल मनोविज्ञान का इतिहास।
नया टॉपिक है, बाल मनोविज्ञान डाल लो, फिर लिखो बाल मनोविज्ञान का इतिहास। मैंने आपको बताया था कि सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक। इस पुस्तक में प्लेटो ने कहा था, सुनो ध्यान से, क्या कहा था कि अगर बच्चे की बाल्यावस्था में उसको कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके भविष्य निर्माण में वो बहुत सार्थक सिद्ध होता है। बाल्यावस्था का मतलब समझते हो? बाल्यावस्था वो अवस्था है जिसमें आप और हम, चप्पल होती थी ना, चप्पल, उस चप्पल के टायर बनाकर गाड़ियां बनाते थे, वो बाल्यावस्था। याद आ रहा है कुछ? अरे अपने घर पे चप्पल टूट जाती थी तो उन चप्पलों के अपन टायर बना के और गाड़ी बनाते थे, खूब बनाते थे, खूब। सबको पता है, जो शिक्षक बनने की तैयारी में लगा हुआ है उसको सबको पता है। आजकल का बचपन तो बचपन ही नहीं है, बचपन तो हमारा था, नहीं था क्या? अलग ही अंदाज था, है ना? तो ये जो बाल्यावस्था में अगर आप किसी बच्चे को प्रशिक्षण देते हो, तो उसके भविष्य निर्माण में वो सार्थक सिद्ध होता है। ये बात किसने कही थी? सबसे पहले प्लेटो। फिर एक व्यक्ति था कोमेनियस, और ये जो कोमेनियस था ये इटली का था। कहां का था? इटली का। और इसने एक संस्थान की स्थापना की थी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, 1628 ईस्वी में। और इसमें इसने बताया बताया क्या कि जो धनी वर्ग जो लोग होता है, धनी जो पैसे वाले माता पिता थे, उनके बच्चों के लिए खोला था। और उन बच्चों को छोटी प्राथमिक कक्षाओं में उन्होंने अच्छे अच्छे डायग्राम बनाकर पढ़ाया। यानी इनकी जो विषय वस्तु थी, उस विषय वस्तु में रोचकता लेकर आए। तो ये जो बच्चे थे, इनका मानसिक विकास तीव्र गति से हुआ। तो इन्होंने बताया कि अगर बचपन में बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाया जाए ना, तो उनका भविष्य निर्माण अच्छा हो सकता है। फिर बातें हुई, तो इसमें बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो आपको नोट डाउन करना है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने। लेकिन बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? वो किया था पेस्टालोजी ने। और कब किया था? 1774 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक थी बेबी बायोग्राफी। जिसको हिंदी में कहते हैं बाल कथा। एक्चुअल में ये क्या था? जो पेस्टालोजी था, इसका बच्चा था 3.5 वर्ष का। उनकी उनके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया और वो नोट डाउन किया, इसको कहते हैं बेबी बायोग्राफी। तो जो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले प्रस्तुत किया था, वो किया था पेस्टालोजी। लेकिन सबसे पहले अध्ययन किया था जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। ओके, नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, नोट डाउन कर लो। हाँ तो भाई, हो गया नोट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं क्या है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्टैनली हॉल ने। नोट कर लेना, स्टैनली हॉल। और ये स्टैनली हॉल है, इसे ही कहा जाता है बाल अध्ययन, बाल अध्ययन
आंदोलन का जन्मदाता। अगर आपसे पूछ लें कि बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कौन है, तो वो है स्टैनली होल। इन्होंने दो संस्थाएं बनाई थी। एक बनाई थी बाल अध्ययन समिति, नोट डाउन कर लेना, और एक इन्होंने बनाया था बाल कल्याण संगठन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और ये चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ठीक है ना। दो संस्थाएं थी, किसने विकसित की? स्टैनली होल ने। भारत में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1930 में कलकत्ता में। कौन था? गिजू भाई बधेका। कौन था? गिजू भाई बधेका। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी न्यूयॉर्क में। नोट डाउन कर लो फटाफट। 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी, और प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। और कहां हुई थी? शिकागो में। किसने की थी? विलियम हिली ने। विलियम हिली के प्रयासों से प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना होती है। कहां? शिकागो में। ये वही शिकागो है जहां स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, है ना। तो याद रखना। और बाल सुधार गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है बाल अपराधी बालकों के लिए। ठीक है ना। ये हमने देखा कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनली होल, इसीलिए इन्हें बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता या जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दो संस्थाएं बनाई, बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण संगठन। फिर इन्होंने प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक की स्थापना की। अब देखो, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। तो देखो, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो परिपक्व होता है, उसमें जो विकास हो रहे हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, वो किसमें किया जाता है? बाल मनोविज्ञान। कौन कहता है? जेम्स ड्रेवर। फिर देखो, ऐसे याद रख लेना, अपने ड्रेवर नहीं होता है ना, तो जेम्स ड्रेवर। फिर याद रखना, बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से, ड्रेवर कहता है जन्म से, जबकि क्रो एंड क्रो क्या कहता है? गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें? क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान में। यानी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो गर्भावस्था के प्रारंभ, एक शब्द रिपीट होगा प्रारंभ, और किशोरावस्था के प्रारंभ, तो देखो दो शब्द आ रहे हैं, कोआ एंड कोआ, क्रो एंड क्रो भी दो शब्द है। तो याद रखना कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर अपन देखते हैं अगली परिभाषा है, बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। रट लेना भैया, मारिया मोंटेसरी ने कहा था आधारशिला की बात कौन करता है? मोटा आदमी जो होता है वही करता है। आधारशिला, आधारशिला कौन बात करेगा? मारिया मोंटेसरी। इंपॉर्टेंट है, छपेगी एग्जाम में, याद रखना। फिर है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, किसने कहा था? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने। तो ये दो कोटेशन आपको आनी ही आनी चाहिए नींद में भी, कि विकासोन्मुख होने वाला पौधा किसने कहा था? फ्रोबेल ने। और आधारशिला की बात कौन करता है? मारिया मोंटेसरी। नोट डाउन कर लो इनको आराम से अपनी नोटबुक में। हो गया? चलो आगे देखते हैं। फिर देखो, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान। कौन कहता है? आइजेंक। इसमें तो भाई साहब जेक ही लगा दिया, जेक लगा दे, है ना, कहीं लगा दो, चाहे मोटर गाड़ी का लगा दो, चाहे पीसा को लगा दो, जेक लगता नहीं। आप लोग अपनी बात जरूर सुना दो। अगर आप जेक लगा देंगे तो अपनी बात 100% सुना दो ना। दूसरी बात, आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों
ही, दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। किसने कहा था? गैरेट ने। क्या कहा था? कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि केवल वंशानुक्रम हेरिडिटी से मानव उत्पन्न हो जाए, उसको इन्वायरमेंट भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल इन्वायरमेंट में मनुष्य उत्पन्न हो जाए, नहीं। तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। किसने कहा था? गैरेट। याद रखना। फिर देखो, विकास की सीमा अभिवर्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। तो यहाँ जो शब्द है, एक तो ये नवीन, याद रखना, नवीन, नवीन, ये भी नवीन है भाई, है ना, नवीन। तो नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं कौन कहता है? श्रीमती हरलोक कहती है। इसको याद रखना भाई, ये बहुत जगह पढ़ेंगे अपन इनको, है ना। महिला थी श्रीमती हरलोक, पढ़ेंगे इनको। तो ये हमारी कोटेशन हो गई। देखो, किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा, फिर किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा, फिर किसने कहा? मारिया मोंटेसरी ने कहा, फिर किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा, और फिर किसने कहा था? आइजेंक ने कहा, फिर गैरेट ने कहा, और फिर श्रीमती हरलोक ने कहा। कहा ना? हो गया। आज मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है। दूसरी, ये कोटेशन कुछ ज्यादा बड़ी है ना, ये कोटेशन कुछ ज्यादा बड़ी है, तो इसको अपन आराम से नोट डाउन कर लो और ये व्यवस्थित तरीके से करना, जैसे इसमें किया हुआ है। अब देखो, समझना इस बात को। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं अपने को। हमने पढ़ा कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान। और ये जो बाल मनोविज्ञान है, इसने हमने बताया कि बालक के लिए जो उपयोगी हो, जो मनोविज्ञान उपयोग में आए, उसे अपन क्या करेंगे? बाल मनोविज्ञान। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो हमने कहा था कि बाल मनोविज्ञान जो है, इसकी शुरुआत, कुछ तथ्य हमने पढ़े थे कि द रिपब्लिक क्या है, कोमेनियस ने क्या स्थापित किया था। फिर सबसे पहले बाल अध्ययन की शुरुआत जो लोग, थॉमस हॉब्स ने की, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टालोजी ने किया था। और फिर हमने कहा था कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनली हॉल करता है। भारत में कौन करता है? गिजुभाई भदे करता है। फिर हमने कहा था बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क में स्थापित होता है, और बाल क्लिनिक कहां से? शिकागो में, विलियम हिली के प्रयासों से। तो ये फैक्ट जो बता रहा हूं ना, आपके एग्जाम में छपेंगे, छपेंगे, कंफर्म छपेंगे। कल हमने जहां ये लिखा था, कल की क्लास में जब हमने ये लिखा था कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन था, तो हमने लिखा था थॉर्नडाइक। और हमने लिखा था शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन था? रूसो, जिनकी पुस्तक थी EMILE। तो वहां अगर आपके पास जगह बची है, तो उस जगह में दो बातें जरूर लिख देना। कई बार पूछ लेते हैं, तो लिखो, नोट डाल के लिख देना, है ना, नोट डालना। और नोट डाल के क्या लिखना है? कि एक विद्वान हुआ था कोल्सनिक, कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो। जबकि जबकि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत लिख दो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से होती है। किसने कहा था ये? स्किनर ने तो कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से होती है, जबकि कोल्सनिक कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से होती है। आपकी एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा, तो व्यक्ति विशेष देकर अगर पूछे कि कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है प्लेटो, और स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु, लेकिन सामान्य शब्दों में अगर पूछा जाए तो रूसो। तो आज का जो सेशन है वो अपने यही रोकेंगे, यही विराम देंगे। और अगर इसमें कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, अब अपनी यूनिट जो है फटाफट निकल जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। कल की क्लास में अपन अभिवृद्धि और विकास क्या है, उसमें कौन कौन से अंतर है, वो देख लेंगे। उसके बाद हम विकास की अवस्थाएं देखेंगे, वो अपनी ज्यादा नहीं है, एक दिन में एक अवस्था कंप्लीट करेंगे अपन, तो 3 दिन में वो हो जाएंगी। और फिर अपने सिद्धांत है 5 से 6। तो सिद्धांतों से प्रश्न आने हैं, तो ये मान लो लास्ट से लास्ट इस साल, इस दिसंबर में अपनी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे हार्ड यूनिट है, सबसे खतरनाक यूनिट है, सबसे खतरनाक यूनिट है। कोई भी बंदा हाथ नहीं डालता है इस यूनिट की। आप कहीं भी यूट्यूब पे डाल लेना, कहीं भी, अगर आपको ऐसे व्यवस्थित तरीके से, अगर आपको कहीं भी कंटेंट मिल जाएगा तो मुझे बता देना। हाँ, अगर आपने पैसे देकर कोर्स खरीदा है तो जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप निःशुल्क पढ़ रहे हैं तो ऐसे व्यवस्थित नहीं पढ़ेंगे। हमारा प्रयास ये है कि मेरे जो साथी हैं, जितने भी जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि मुझे कैसे इस रास्ते पे जाना है, उनके लिए मेरा छोटा सा प्रयास है। बाकी देखो, दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, सब अपनी, कुछ व्यक्ति अलग चीजें सोचता है, कोई कुछ सोचता है, और किसी को लगता है कि यार इसको क्या मतलब है, अपन कोई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, कोई बड़े नोट्स लेके आएंगे, वहां पढ़ेंगे। तो मेरा तो आपसे इतना ही वादा है कि जो पढ़ा दिया ना, वो क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बता देना मुझे। चलो साथियों, आराम से अपनी पढ़ाई करो मजे से। आज थोड़ी तबीयत मेरी भी वीक है, अपन कल की क्लास में आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, मजे से
रज़ाई में दुबक कर पढ़ाई करते रहो। बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। वायरल हो रखा है इन दिनों कुछ ज़्यादा ही, तो बाहर मत घूमना, पढ़ाई खराब हो जाएगी, सच में पढ़ाई खराब हो जाएगी। मज़े से लगे रहो, शिक्षक बनो, उस दिन रुतबे से गाँव चलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।